नमस्कार, स्पोर्ट्स राउंड अप पे स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरात दंगा मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई स्थगित। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य गवाह के परीक्षण को माना अहम, कहा परीक्षण के आधार पर भी आरोपी को किया जा सकता है समन जारी, जिरह तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। सोनचरैया द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, कहा कम वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन में कोमॉर्बिडिटी के रूप में मानसिक रोगियों को शामिल करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब। India Legal presents Courts Roundup. लुप्तप्राय सोनचरैया पक्षी की करंट लगने से मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि वे इस पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान और गुजरात में बिजली की लो टेंशन तारों को भूमिगत करने और कुछ स्थानों पर बर्ड डायवर्टर लगाने के आदेश भी जारी कर सकता है। प्रधान न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से भी इस मामले में उनका रुख जानना चाहा कि हाई टेंशन तारों को भूमिगत करना संभव नहीं है और लो टेंशन तारों के संबंध में ये किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि अब तक हाई टेंशन तारों को भूमिगत करना संभव नहीं था, लेकिन लो टेंशन तारों को भूमिगत किया जा सकता है। सोनचरैया को द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गोडावण भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गोडावणा या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए राजस्थान और गुजरात राज्य में कम वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत करने और उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों के मामले में बर्ड डायवर्टर लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। सीजेआई एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम की 3 सदस्यीय न्यायाधीश पीठ ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और खरमोर की कम संख्या के मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिकाकर्ता भूमिगत ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि खुले ट्रांसमिशन लाइनें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए घातक है और इसके साथ ही एक लुप्त प्राय पक्षी और इसके संरक्षण के लिए बर्ड डायवर्टर लगाने की मांग की गई है। बेंच ने कहा कि उच्च वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन लाइनों के मामले में जिन्हें भूमिगत नहीं बनाया जा सकता है, वहां बर्ड डायवर्टर लगाया जाना चाहिए, भले ही इसकी लागत अधिक हो, और कम वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत बनाया जा सकता है। बेंच ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के सबमिशन के आधार पर ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हाई ट्रांसमिशन लाइन को अंडरग्राउंड करना संभव नहीं है और पिटीशन काउंसलर सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने सबमिशन दिया कि ट्रांसमिशन लाइन को अंडरग्राउंड करने की जरूरत है क्योंकि ये लुप्त प्राय पक्षी के लिए घातक है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस मामले में तत्काल इस पर विचार किया जाना चाहिए कि ग्रेट भारतीय बस्टर्ड के क्षेत्रों से गुजरने वाली कुछ ओवरहेड लाइनों को भूमिगत बनाया जाए। एडवोकेट दीवान ने क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम की प्रस्तावना और प्रावधानों से कोर्ट को अवगत कराते हुए कहा कि राज्य द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए फंड उपलब्ध कराया जाना है। बेंच ने सीमा जैसे अन्य मुद्दों को छोड़कर सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइनों के मुद्दे पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। ऑल इंडिया सोलर फेडरेशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि वे पक्षी के साथ कोई शत्रुता नहीं रखते हैं और 1 लाख करोड़ के निवेश के साथ ही इस क्षेत्र में 50,000 पहले से ही है, इसीलिए एक काउंटर बैलेंस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के लिए बिजली लाइनें एक खतरे के रूप में हैं, जो उड़ान के रास्ते में बाधा डालने का काम करती है और इन्हीं बिजली लाइनों से संपर्क होने पर पक्षी की जान भी चली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट साल 2002 में हुए गुजरात दंगों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को करेगी। दरअसल ये याचिका जाकिया जाफरी की तरफ से दायर की गई है। बताया भी जाता है कि वे दंगों में मारे गए सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं। याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह अगली तारीख में सुनवाई स्थगित करने के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगी। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने जाकिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस अनुरोध पर गौर किया कि मामले की सुनवाई अप्रैल में किसी दिन की जाए, क्योंकि कई वकील मराठा आरक्षण मामले में व्यस्त है। मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई स्थगित करने की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होनी चाहिए। इसके अलावा विशेष जांच दल यानी एसआईटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भी सुनवाई स्थगित किए जाने की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले पर फैसला सुनाया जाना चाहिए। दरअसल गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाए जाने में 59 लोगों के मारे जाने की घटना के ठीक एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में 68 लोग मारे गए थे। दंगों में मारे गए इन लोगों में एहसान जाफरी भी शामिल थे। आपको बता दें कि घटना के करीब 10 साल बाद 8 फरवरी 2012 को एसआईटी ने मोदी और 63 अन्य को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जांच एजेंसियों को आरोपियों के खिलाफ महाभियोग चलाने योग्य कोई सबूत नहीं मिला है। जाकिया ने एसआईटी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर 2017 के आदेश को 2018 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य गवाह के परीक्षण के आधार पर भी एक अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत समन जारी किया जा सकता है और अदालत को इसके साथ जिरह तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि मुख्य गवाह के परीक्षण के आधार पर न्यायालय संतुष्ट है कि प्रस्तावित अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है तो न्यायालय धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों को आरोपी के रूप में नियुक्ति कर सकता है, मुकदमे का सामना करने के लिए बुला सकता है। इस मामले में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति दी थी और आरोपी को समन करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। अपील की अनुमति देने के लिए पीठ ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में संवैधानिक पीठ के फैसले का उल्लेख किया। कहा कि इस न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह में दिए गए कानून और इसमें दी गई टिप्पणियों और निष्कर्षों को देखते हुए ये उभर कर आता है कि न्यायालय धारा 319 सीआरपीसी की तहत न्यायालय में परीक्षण के दौरान संबंधित मुख्य गवाह के बयान के आधार पर भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और न्यायालय को इस तरह के गवाह के से जिरह की प्रतीक्षा करना की आवश्यकता नहीं है और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ साक्ष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे क्रॉस परीक्षण द्वारा परीक्षण के लिए बुलाया जाना है। और 2 ये भी कहा था कि एक व्यक्ति जिसका नाम एफआईआर में नहीं है या एक व्यक्ति जिसका नाम एफआईआर में है लेकिन उस पर कोई आरोप पत्र नहीं दाखिल किया गया है या जिसे आरोप मुक्त कर दिया गया है, धारा 319 सीआरपीसी के तहत समन किया जा सकता है। मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट गवाह चश्मदीद गवाह के बयान के आधार पर आरोपी के रूप में ट्रायल का सामना करने के लिए बुलाने में न्याय संगत था।
और शिवम शर्मा इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है तो मुख्य गवाह के साथ ही क्या कुछ उन्होंने कहा, हमें तफसील से बताएं। देखिए नेहा जी, अपील की अनुमति देने के लिए पीठ ने हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य संवैधानिक पीठ के फैसले का उल्लेख किया है और कहा कि इस न्यायालय द्वारा हरजीत सिंह में दिए गए कानून और उसमें दी गई टिप्पणियों और निष्कर्षों को देखते हुए यह उभर कर आता है कि प्रथम न्यायालय द्वारा 319 JRPC के तहत न्यायालय में परीक्षा के दौरान संबंधित मुख्य गवाह के बयान के आधार पर भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और न्यायालय को इस तरह के गवाह से जिस तरह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और अदालत को आरोपी के खिलाफ जांच की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इसे क्रॉस परीक्षा द्वारा परीक्षा के लिए बुलाया जाना है। दूसरी ओर कोर्ट ने ये भी कहा कि एक व्यक्ति जिसका नाम FIR में नहीं है या व्यक्ति जिसका नाम FIR में है लेकिन उस पर कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है, जिसे आरोप को कर दिया गया है, धारा 319 CRPC के तहत समन किया जाता है। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए ये भी कहा कि जैसे कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में रखा गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शिवम, सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। वही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादातर लोग चुनाव के समय नोटा का बटन दबाते हैं तो क्या उसका चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए। ये नोटिस कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग को चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की बेंच ने जारी किया। दरअसल ये मामला लोगों को राइट टू रिजेक्ट देने के अधिकार से जुड़ा है। कोर्ट में बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि राइट टू रिजेक्ट और नए चुनाव कराने का अधिकार मिलने से लोगों को अपनी नाराजगी जाहिर करने का अधिकार मिलेगा। अगर मतदाता चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की पृष्ठभूमि और उनके काम से खुश नहीं है तो वे नोटा का चुनाव कर सकते हैं, जो मतदाता के अधिकार को और मजबूत करेगा। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी मौजूद रही। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अगर 99% वोटर्स नोटा का बटन दबाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है, बाकी 1% वोटर्स का वोट तय करते हैं और चुनाव कौन जीतेगा ये तय होता है। इस वजह से नोटा पर सबसे ज्यादा वोट पड़ने पर उस जगह का चुनाव रद्द होना चाहिए। लोगों के वोट का सम्मान करना चाहिए और ऐसे में इस पर CJI ने पूछा कि अगर ऐसा होता है तो उस जगह कोई भी उम्मीदवार नहीं जीतेगा, वो जगह खाली रह जाएगी और ऐसे में विधानसभा और संसद का गठन कैसे होगा। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर नोटा पर वोट ज्यादा पड़ते हैं, कोई उम्मीदवार नहीं जीतता है, तो समय रहते दोबारा चुनाव कराए जा सकते हैं और ऐसे में सब नए उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन में कोमोर्बिडिटी के रूप में गंभीर मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को शामिल करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता का दावा है कि विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की मदद की आवश्यकता उनको रहती है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कोविड-19 वैक्सीनेशन में कोमोर्बिडिटी या एक साथ कई बीमारियों से जूझ रहे लोगों को शामिल करने पर निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता गौरव बंसल द्वारा दायर याचिका में 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों की पात्रता के निर्धारण के लिए निर्दिष्ट कोमोर्बिडिटी की लिस्ट से मानसिक रूप से बीमार लोगों को बाहर रखने पर सवाल किया गया है। याचिका में इसका आधार ये दिया गया है कि वैक्सीनेशन वितरण WHO के ढांचे के खिलाफ है, जो प्राथमिकता निर्धारण मानदंडों के निर्धारण में समान विचार और सार्थक अवसर को ध्यान में रखते हैं। मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को छोड़ दिया है, साथ ही विकलांग व्यक्तियों के साथ बेघर लोगों के साथ मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन का लाभ उठाने से रोक दिया है। इसने गंभीर मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हजारों लोगों के लिए बाधाएं
पैदा करती है, जिसके पास वैक्सीन लेने के लिए विकलांगता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि ये इसलिए है क्योंकि विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को मदद की आवश्यकता है। इसमें केवल वे व्यक्ति शामिल हैं जो अपने साथ विकलांगता प्रमाण पत्र ले जाते हैं और बेघर मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों में सामान्यतः के पास विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है। वे सरकार की सूची के तहत वैक्सीनेशन के लाभ से वंचित है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की आवश्यकता हमारे स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का मजाक बनाती है। सरकार के मौजूदा दिशा निर्देश में प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 वैक्सीनेशन प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणियां शामिल है। इसमें सभी स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन वर्कर्स, सभी वृद्ध नागरिक जो 1 जनवरी 2022 तक 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के हो चुके हैं, वे सभी नागरिक जो 1 जनवरी 2022 तक 45 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु प्राप्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित फैसलों और आदेशों को चुनौती देने वाले रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस मामले में एमपी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। रजिस्ट्री ने आपत्ति जताई और कहा कि सिसिली कल्लारकाल बनाम वाहन कारखाना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ कोई रिट याचिका दाखिल नहीं हो सकती। इस पर जवाब देने के लिए उच्च न्यायालय ने पहले ही सवाल पर विचार किया कि क्या राज्य आयोग के धारा 17(1)(b) के तहत पुनर्निरीक्षण शक्तियों के इस्तेमाल के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग के समक्ष कोई उपाय उपलब्ध है या नहीं। इसका उत्तर देते हुए अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा न तो संशोधित क्षेत्राधिकार और न ही अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, जो राज्य आयोग द्वारा पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध है। इसीलिए न्यायालय क्षेत्राधिकार के रूप में आपत्ति को खारिज करके योग्यता पर मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा है। ये कहा कि प्रकृति के मामलों में कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 226 के लिए उपलब्ध हस्तक्षेप के आदेश चुनौती के अधीन है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए 2019 के प्रभाव में आने से पहले दायर की गई उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई उन फॉर्म पर जारी रहनी चाहिए जिनमें उन्हें पूर्ववर्ती उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विशेष अधिकार क्षेत्र के अनुसार दायर किया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्देशों को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम 1986 के अनुसार पहले से स्थापित मामलों को अधिनियम 2019 के तहत नए अधिकार क्षेत्र के अनुसार संबंधित फॉर्म में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की अधिसूचना 20 जुलाई 2020 को जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 20 जुलाई 2020 से पहले स्थापित सभी कार्रवाई 1986 अधिनियम के तहत गठित फॉर्म द्वारा सुनी जाएंगी और 2019 अधिनियम के अनुसार उन्हें विशेष अधिकार क्षेत्र में नए फॉर्म पर स्थानांतरित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण आदेश नीना अनेजा और अन्य बनाम जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड मामले में दिया गया है। इससे देश भर में उपभोक्ता मंचों पर व्यापक भ्रम सुलझाए जा सकते हैं। निर्णय की पूरी प्रति जारी होने के बाद अधिक जानकारी ज्ञात होगी। वहीं आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी करने की मंजूरी देने के खिलाफ आईएमए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद सीसीआईएम द्वारा आयुर्वेद से स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ आईएमए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने आयुष मंत्रालय, सीसीआईएम और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में अपील
दायर कर आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति देने वाले संशोधनों नियमों को खारिज करने या रद्द करने का अनुरोध किया है। अपील में कहा गया है कि आयोग को पाठ्यक्रम में एलोपैथी को शामिल करने का अधिकार नहीं है। सीसीआईएम की अधिसूचना के तहत भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद आयुर्वेद शिक्षा स्नातकोत्तर अधिनियम आपको बता दें कि इस नियम 2016 में संशोधन करके 39 सामान्य सर्जरी और आंख कान नाक गले से जुड़ी 19 तरह की सर्जरी को सूची में शामिल किया गया है। सरकार ने पिछले साल ही नवंबर में आयुर्वेद को बढ़ावा देते हुए पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति दी थी। सरकार के इस फैसले के बाद से ही आईएमए की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दिसंबर 2019 में चेन्नई में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले एक वकील के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को भी रद्द कर दिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 विधि विरुद्ध जमाव और धारा 188 लोक सेवकों के आदेश की अवज्ञा के तहत एडवोकेट एस देविका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट सदापट चेन्नई में चल रही कार्रवाई को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका को अनुमति देते हुए जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की बेंच ने देखा कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है। न्यायालय ने उन नियमों पर भी ध्यान दिया जिसके अनुसार पुलिस धारा 188 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। इसके अलावा न्यायालय ने राज्य सरकार के उस नीतिगत फैसले पर ध्यान दिया जिसमें सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस ले लिए गए। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने संक्षिप्त आदेश में उल्लेख किया, ये इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है। नागरिकता अधिनियम में संशोधन के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामले राज्य सरकार द्वारा वापस लिए जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में अदालत ने कहा कि वकील के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रखने की कोई उपयोगिता नहीं होगी। याचिका को स्वीकार करते हुए आपराधिक कार्रवाई रोकने की अनुमति दी गई। पश्चिम बंगाल किशोर न्याय या बच्चों की देखभाल और संरक्षण नियम 2017 के नियम 8 पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि जमीनी स्तर में पुलिस अधिकारियों को नियम से संबंधित ऑपरेशन की विधि और सामग्री के बारे में पर्याप्त जानकारी के साथ ही उचित निर्देश भी दिए जाने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण नियम 2017 के नियम 8 में पुलिस और अन्य एजेंसियों की प्री प्रोडक्शन कार्रवाई से निपटता है और ये कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत कानूनी सेवा प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों के बीच उपक्रम और संपर्क की व्यवस्था प्रदान करता है। चीफ जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने एक किशोर की अप्राकृतिक मौत के मामले में न्यायालय के स्वयं के प्रस्ताव पर शुरू किए गए मामले का निस्तारण कर रही थी। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि नियम 8 को भारतीय नागरिकता के एक संवेदनशील क्षेत्र यानी बच्चों की सहायता के लिए लाया गया है। बच्चे जो भविष्य के भारत के लिए भी एक आधार बनते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि हम देख रहे हैं कि जब तक पश्चिम बंगाल किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण नियम 2017 के नियम 8 का सही अनुपालन नहीं होता तब तक ये कानून निरर्थक है और ऐसे में इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए। पश्चिम बंगाल राज्य में पुलिस विभाग के एक प्रशिक्षण क्षेत्र को कलकत्ता उच्च न्यायालय के किशोर न्याय समिति के दिशा निर्देशों और इनपुट के साथ ही चलाया जाए। इसको आगे ले जाने के तौर तरीकों के पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के एडीजी प्रशिक्षण द्वारा विनियमित किया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय के किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष के साथ आवश्यक बातचीत भी की जा सकती है। न्यायालय ने उम्मीद जताई है कि किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष के माध्यम से कदम उठाए जाएंगे और प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को 1 महीने की अवधि के भीतर ही अंतिम रूप दिया जाएगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.